वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलीव लर्निंग। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा वन शॉट रिवीजन लेने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें से आपको क्या क्या टर्म्स पढ़ने वो देख लीजिए। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स अ बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि ये एक इस तरीके का बिहेवियर है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल थिंग्स के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। ठीक, तो इकोनॉमिक्स जो है वो छोटे स्तर पर बात करती है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड हो गई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल वो इनकम हो गई। इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी आप उसे कहोगे वो इकोनॉमी जो हमारे सेटिस्फैक्शन को या हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है। ठीक है, जो भी हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि जो भी नहीं, मतलब जो चीज़ हम लोग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नीड फुलफ़िल कर रही है वो इकोनॉमी में नहीं आएगा। जो भी चीज़ हम अर्न कर रहे हैं, यानी कि हम लोग को अगर खाना चाहिए तो हम खाना किससे खरीदेंगे, पैसों से खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारी इकोनॉमी में कैलकुलेट होंगी। ठीक है, और जब हम इसी के ऊपर पढ़ते हैं, इसी के ऊपर स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, जब आप इकोनॉमी के ऊपर स्टडी कर रहे होते हो तब उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब देखिए, इकोनॉमी की ना 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट को आप मार्केट बोलते हैं और सोशलिस्ट को प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसमें होता ये है, इस इकोनॉमी सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्शन को ओन करने वाला या ऑपरेट करने वाला जो है वो कौन है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं। ठीक है, इनका पूरा कंट्रोल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से काम करते हैं जिससे क्या हो सके, कंपनी का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। अगर मार्केट इकोनॉमी किसी कंट्री की है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी मटेरियल्स लाए जाएंगे, कुछ भी हो रहा है तो उसको ओन और ऑपरेट करने का पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर्स को होगी और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ही काम करेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। प्लान्ड, जिसे हम सोशलिस्ट भी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी में होता है ये, यहाँ पे जो भी मटेरियल्स प्रोडक्शन के लिए लाए जाते हैं या उनको ओन करा जाता है, ठीक है, वो सब कौन करता है, वो सब हमारी गवर्नमेंट करती है, यानी कि हमारी सेंट्रल बोर्ड करती है। ठीक है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो जो काम करेंगी वो सोसाइटी को देख करके काम करेंगी। वो इस हिसाब से काम करेंगी, प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, एक्सचेंज इतना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए, कंजम्पशन इतना होना चाहिए, ताकि हर किसी को वो चीज़ मिल सके, है ना। तो ये गवर्नमेंट का सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होती है उनके पास। तो जब जहाँ पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर्स का आ जाए, समझ जाइएगा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी दूसरे शब्द में बोलते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट आती है, जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक, और एक चीज़ आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जिस कंट्री में दोनों ही चले, जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी भी है, प्लान्ड इकोनॉमी भी है, यानी कि जहाँ पर हमारी कंपनीज को अपना मतलब प्राइवेटली काम करना है, वहाँ पे हमारी कंपनीज़ या ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शनिस्ट क्या कर सकते हैं, अपना प्राइवेटली ओन और ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं पे हमारी गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज़ें देखते हो, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी भी रन करती है, प्लान्ड भी। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है
वैसे ये टॉपिक आपका जो है कि क्या नाम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके उसमें से पूरा कटा हुआ है। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ये है, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं: स्केर्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना, अनलिमिटेड वांट्स हम सब की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस निकालना। ठीक, ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इसमें जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये आपका टॉपिक आपके में से कटा हुआ है। पीसी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी कटा हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है नहीं। बस हम आपको बताएंगे पॉजिटिव इकोनॉमी और कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। तो देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है जब आपके सामने 2 ऑप्शंस रखे जाएं और उसमें से आप उसको चुनो जिससे जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो, तो उसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। जो एक अच्छे लेवल पर आप सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास 2 जॉब है, एक है जिसकी सैलरी है 15,000, एक है आपकी सैलरी 20,000, तो आप 15,000 के बजाय 20,000 चूज़ कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी होती क्या है, इनका बेसिकली काम ये होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमी क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताती है, क्या है क्या नहीं है, कैसे होना है, क्या होगा। ठीक। ये बस ये चीज़ बताती है। लेकिन जो नॉर्मेटिव है ये बताता है क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था और क्या होगा। ठीक। तो पॉजिटिव इकोनॉमी में आप व्हाट इज़, व्हाट वाज, हाउ कैन, ठीक है, इन सब का मतलब इन सारे वर्ड्स सुनोगे। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड्स देता है आपको, जैसे ऑट टू बी, हाउ कैन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ठीक है, दैट शुड बी, ऑट टू बी, ये सारे वर्ड्स आपने सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स चल रही है। यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जज करती है, आपको सॉल्यूशंस देती है, एग्जैक्ट बात नहीं बताती है। एग्जैक्ट बात बताने के लिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। आई होप ये टर्म समझ में आए होंगे आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में से। अब हमें बढ़ना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मेन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये भी आपका कट चुका था। ठीक है, आपका ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक्स आपके कट चुके हैं। तो हमने स्टार्ट करना है इंडिफरेंस कर्व से। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या कहा गया है, इंडिफरेंस कर्व एक तरीके का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम ये देखते हैं, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, 2 गुड्स को लेता है और उन दोनों ही गुड्स पर उसे सेम सेटिस्फैक्शन लेवल महसूस होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं एग्जांपल हम बर्गर और पिज़्ज़ा की। ठीक, एक कंज्यूमर कह रहा है कि अगर मैं एक पिज़्ज़ा पूरा खाता हूँ तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वही सेम सेटिस्फैक्शन मुझे 2 बर्गर खाने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर एक पिज़्ज़ा यानी कि एक पिज़्ज़ा हमने रेगुलर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसको खाया, जिसके 4 स्लाइसेस है पूरे, वो हमने पूरा खा लिया, एक पूरा पिज़्ज़ा खाया, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली वही सेम सेटिस्फैक्शन मुझे फील होती है कब, जब मैं 2 बर्गर खाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, इस हिसाब से मान लीजिए उन्होंने कहा, कंज्यूमर ने कहा कि मैं जब 2 पिज़्ज़ा खाता हूँ तो जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वही सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मेरी होती है जब मैं एक बर्गर खाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ 2 गुड्स। ठीक, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, कॉम्बिनेशन 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन बताता है कंज्यूमर का, जिसमें हमारे कंज्यूमर को उन दोनों ही गुड्स के ऊपर सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो
इंडिफरेंस कर्व होता है ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये हमेशा क्या करता है, ओरिजिन से ही फॉल कर, मतलब ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी कि इसका जो कर्व बनता है, ठीक। आई होप ये टर्म समझे होंगे। नेक्स्ट हायर आईसी, हायर आईसी ऑलवेज गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा वो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन रहा है इस तरीके से, तो एक ही उस पर हम 2-3 बना सकते हैं। तो जितनी ऊंची आईसी कर्व बनेगी उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल हमें मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप ये टर्म समझे होंगे वो आप। नेक्स्ट आईसी कर्व, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये चीज़ लिखी है, ठीक, यानी कि अगर हमने ऐसे मान लीजिए कर्व है, तो इस तरीके से और इस तरीके से दो आईसी कर्व आपको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो इंडिफरेंस मैप, अ ग्रुप ऑफ indifference curve that gives different level of satisfaction to the consumers। इसे क्या कहा जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कंज्यूमर्स की या एक कंज्यूमर की ग्रुप मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल एक साथ दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक यहाँ पर एक ड्रॉ किया इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हमने किया, ठीक। ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ठीक। ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। यानी कि एक ही ग्राफ पे हमने 2 से 3 इंडिफरेंस कर्व बताए हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पर। तो जब हम एक कंज्यूमर का अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल बताते हैं इंडिफरेंस कर्व पर, तो उसे क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इट इज़ द रेट विच अ कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप वन गुड टू अनदर गुड। ये एक ऐसा रेट है जहाँ पर हमारा कंज्यूमर क्या करता है, वो एक गुड से दूसरे गुड्स के ऊपर जाते वक्त ये देता है। यानी कि एग्जाम्पल हम अगर आपको बताएं, ठीक, एग्जाम्पल अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने एक सामान दिया, हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्शन करी है 20 रुपये, हमने क्या किया 20 रुपये का प्रोडक्शन किया, ठीक, फर्स्ट डे। उसी के दूसरे दिन हमने क्या कर दिया, 25 रुपये का प्रोडक्शन किया। तो हमने मतलब 20 रुपये का फर्स्ट डे किया था, सेकेंड डे भी 20 रुपये का किया, लेकिन 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करे ना, तो जो डिफरेंस यानी कि कितना हमने ज़्यादा किया है, अगले टाइम पर कितना ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा MR, ठीक है, मार्जिनल रेट हो गया। MRS बोला जाता है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ MR भी बोल सकते हैं, यानी कि मार्जिनल रेट। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है कितना एक्स्ट्रा आपने किया है। तो यही चीज़ अगर हम बोले कि अगर मैंने एक कप कॉफ़ी ली, उसमें मैंने जब पहला सिप लिया तो उस पर मुझे 20 तक का क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला। जब मैंने दूसरा सिप लिया तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 25 लेवल पर। तो यानी कि मुझे 5 ज़्यादा मिला ना, तो वो क्या हो गया, जितना भी डिफरेंस यानी कि एक्स्ट्रा बता रहा है वो क्या हो गया, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज स्ट्रेट टू द इंडिफरेंस कर्व MRS इज इक्वल्स टू PX/PY। यानी कि यहाँ पर देखिए, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेट है, ये देखिए आप देख रहे हो कि Y और
एक्स दोनों ही एक लेवल पे जा कर के क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे, मतलब जुड़ रहे हैं ना। तो ये जो लेवल मिल रहा है वाई का और एक्स का, इसे इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रम। इक्विलिब्रम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रम इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पर इन्हें दोनों ही गुड्स परचेज, अगर उन्होंने इतने ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है, 0 to y ऑरेंजेस खरीदे और 0 to x उन्होंने एप्पल्स खरीदे, तो उन्हें सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है। और जब सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल जाता है तो उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रम पॉइंट कहा जाता है। आई होप ये टर्म समझ में आया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड। डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल and willing to a purchase in a given period at a given price is known as demand. अगर हम डिमांड को एक सिंपल से शब्दों में एक्सप्लेन करें तो डिमांड एंड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में वो होती है जिसमें हमारा कंज्यूमर किसी भी चीज़ को लेने के लिए एबल हो, ठीक, लेने के लिए क्या हो, एबल हो, और वो उस को परचेज भी करना चाहते हो, यानी कि विलिंग टू परचेज हो और एबल भी हो, विलिंग टू परचेज भी हो, ठीक है, और एट अ गिवन पीरियड एंड अ गिवन प्राइस, ठीक है, जो प्राइस बताया गया और जो समय है उस समय पर वो खरीदना भी चाहता है प्लस एबल भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मुझे एक कार परचेज करनी है, ठीक, तो हमें एक कार परचेज करनी है, तो उसके लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पैसे जब हो जाएंगे तो मैं उसे खरीदूंगी। तो इस वक्त यानी कि गिवन पीरियड में, प्रेजेंट पीरियड में और प्रेजेंट की प्राइस के ऊपर अगर हम देखें तो क्या हम उसे परचेज कर पा रहे हैं, इच्छा है, समय के इस प्रेजेंट टाइम पे मेरी इच्छा भी है और उसी प्राइस पर इच्छा है कि मैं इस प्राइस पर ही खरीदूंगी। जैसे मान लीजिए 6 लाख की कार है, तो मैं 6 लाख की कार 6 लाख की कार अभी प्रेजेंट टाइम पर है, तो मैं इसी टाइम के हिसाब से ही यानी कि 6 लाख की ही प्राइस की ही कार खरीदना चाहती हूँ, इच्छा भी है लेकिन मैं एबल नहीं हूँ, तो हम इसे डिमांड नहीं कहेंगे। अगर मेरे पास पैसे भी होते, मेरी इच्छा भी होती और मैं जाके खरीद रही होती, तब मैं इसे क्या कहती कि ये क्या है, डिमांड है। ये बात कही जाती है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, डिमांड। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें डिमांड, हर वो चीज़ जो हमारी इच्छा पूरी करते हैं या हमारी जो इच्छाएं होती है उसे हम डिमांड कहते हैं, है ना, ये आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इसे डिफाइन किया गया है पूरी तरीके से कि वो चीज़ डिमांड है जिस कमोडिटी की कंज्यूमर जिस कमोडिटी को कंज्यूमर खरीदने के लिए एबल हो और चाहता भी है कि उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करे, ठीक है, प्लस उसी टाइम पर और उसी प्राइस में खरीदें, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारी डिमांड है। आई होप ये टर्म समझ में आया होगा आपको। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग शो करते हैं विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी परचेज्ड के ऊपर एक आपको टेबल शो करता है, यानी कि इस तरीके से पूरा इनका टेबल बना रहता है, इस तरीके से इनका पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, इधर बता दिया कितनी कमोडिटी है, इधर बता दिया कितने यूनिट्स परचेज हुए हैं। तो ये जब आप टैबुलर फॉर्म में बताते हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारा डिमांड शेड्यूल है। आई होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड कर्व ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिमांड शेड्यूल बताते हैं, ठीक है, इसमें हम ग्राफ के ज़रिए बताते हैं डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है। जो भी डिमांड शेड्यूल हुआ था, ठीक है, डिमांड शेड्यूल में बताया गया होगा ना कि इतने प्राइस के ऊपर हमने इतने प्रोडक्ट परचेज हुए थे, इतने प्राइस पर इतने परचेज हुए थे। तो जब वही चीज़ हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं।
इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब एक डिमांड होती है किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के ज़रिए तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं? इससे पहले आपको पता होना चाहिए डिमांड का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अब देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो फिर हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर प्राइस डिक्रीज करेगी तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। सिंपल है भाई। अगर 20 रुपए का सामान मिल रहा है, अगर एक प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए 5 रुपए का बिस्किट है, ठीक, 5 रुपए का बिस्किट है, अगर वो मान लीजिए 7 रुपए में मिलने लगा, 5 वाला बिस्किट अगर 7 या मान लीजिए 10 रुपए में मिलने लगा, तो 5 रुपए का जब मिलता था तब हम उसके 5 पैकेट्स खरीदते थे। अब 10 रुपए का हो गया तो अब हम उसके सिर्फ 3 पैकेट्स खरीद रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? प्राइस इंक्रीज करी, डिमांड अपने आप घट गई। ठीक, अब मान लीजिए हमने प्राइस घटा दी, हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि 5 वाला बिस्किट अब 4 रुपए का हो गया है। ठीक, तो प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई। हम 5 वाला लेते थे तो 5 बिस्किट्स लेते थे, अब जब 4 रुपए के हो गए तो अब हमने उसके 10 रुपए कर दिए, यानी कि हमने कितना कर दिया? हम 10 रुपए के लेने लगे, सॉरी 10 रुपए के नहीं, 10 लेने लगे। ठीक है, 4 रुपए वाले बिस्किट्स हम अब 10 पैकेट्स लेने लगे। तो यानी कि प्राइस घटी, डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट की प्राइस और जो डिमांड है ये क्या होते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग आपस में काम करते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, बस इतना सा काम होता है। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड को बढ़ाने या घटाने में। ठीक, तो कुछ फैक्टर्स है, जैसे सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस की वजह से हमारी क्या होती है? कमोडिटी की डिमांड बढ़ती और घटती है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, इनकम भी हमारे कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाता और घटाता है। कैसे? अब मान लीजिए मेरी इनकम कितनी है, मान लेते एग्जाम्पल लेते मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम पर डे की मेरी इनकम कितनी थी? मंथली कितना था? 5,000 थी। ठीक, मंथली मेरी कितनी थी? 5,000 थी। तो हम क्या करते थे? तो हम अगर बाहर घूमने जाते थे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वो हम कितनी बार जाते थे? मान लीजिए हम महीने में 1 बार जाते थे। अब मेरी जो सैलरी हो गई है वो इंक्रीज़ कर गई है, अब इनकम मेरी क्या हो गई? इंक्रीज़ कर गई है। अब 5,000 की बजाय वो 8,000 हो गई। तो अब हम लोग बाहर जाएंगे खाने पीने या शॉपिंग वॉपिंग, अब हम थोड़ी ज़्यादा करेंगे, है ना, क्योंकि मेरे पास इनकम इंक्रीज़ कर गई है। तो जब इनकम इंक्रीज़ करेगी तो आप केपेबल हो जाओगे कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक, और अगर इनकम इंक्रीज़ करी तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ करी, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ करेगी तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जब आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप कहाँ से सामान खरीदोगे, है ना। तो आपको जाहिर सी बात है अपनी डिमांड को थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स भी होते हैं कुछ, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, स्प्राइट है, 7 अप है। तो ये सारी क्या है? अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो हम जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उनकी प्राइस के हिसाब से लेते हैं कभी कभार। ठीक, तो जब हम प्राइस के हिसाब से लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोका कोला हमें 50 रुपये की पड़ रही है और वहीं पे पेप्सी हमें 40 रुपये की पड़ रही है, सेम बॉटल सेम क्वांटिटी, तो हम किसे परचेज़ करना प्रेफर करेंगे? 40 वाली लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस उसकी कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिमांड पर इफ़ेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मान लीजिए कुछ लोगों का टेस्ट ही होता है भाई, कुछ लोगों को मान लीजिए स्प्राइट ही पसंद है या मिरिंडा पसंद है, तो चाहे आप कितना भी ला के रख दीजिए वो लेंगे वही सामान। ठीक है,
और कुछ होते हैं हम लोग फ्यूचर का सोच करके, जैसे होता नहीं है कि भाई अब फ्यूचर में ये फेस्टिवल आने वाला है तो अब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इससे पहले अभी लेके रख लो। जैसे अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, जो गर्मियों का सामान है जैसे कूलर है, एसी है, या ऐसा कोई भी फ्रिज वगैरह है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि गर्मियों के पर्पज़ से यूज़ होता है उसे हम पहले ही खरीद ले रहे हैं। ठीक है, क्यों इस वक्त खरीद रहे हैं, अभी गर्मी आई नहीं है लेकिन फिर भी खरीद ले रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि जब गर्मी आएगी तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि उस वक्त लोगों को डिमांड होती है, तो भाई सेलर्स अपना प्राइस बढ़ाएंगे। तो ये लोग सोचने लगे कि हाँ भाई गर्मियों के टाइम पे ये महंगे हो जाएंगे सामान, इसलिए अभी ख़रीद के रख लो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे भी हमारी डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, यानी कि इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, आई होप ये टर्म समझ में आया होगा। डिमांड फंक्शन यही रिलेट करता है, जितना भी हमने अभी प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट और प्राइस चेंज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बताया, उसी को रिलेट क्या करता है, डिमांड फंक्शन करता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स अभी हमने आपको बताया, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हो गए जैसे टी और कॉफ़ी। ठीक, ये मॉर्निंग में ही तो हम लोग पीते हैं ना, या सॉफ्ट ड्रिंक्स में वैरायटीज़ हो गई। इसका अगर मान लीजिए मेरे पास कोका, शॉप पे अगर हम गए, हमने कहा कि अंकल कोका कोला है, उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने बोला अच्छा पेप्सी है, उन्होंने बोला नहीं, अच्छा उन्होंने बोला कोई कोल्ड ड्रिंक है इसके अलावा, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे पास स्प्राइट है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है दे दीजिए। तो ये क्या सब्स्टिट्यूट्स ही तो है। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी कि जैसे पेन और इंक, पेन के बिना मतलब खाली पेन की रिफ़िल है, मतलब पेन की बॉडी है, उसके अंदर इंक नहीं है, तो वो कहाँ से काम करेगा। पेट्रोल और कार, अगर कार है पेट्रोल नहीं है तो कोई काम की नहीं, और पेट्रोल है कार नहीं है तो भी कोई काम का नहीं। फ़ोन और चार्जर, अगर फ़ोन है चार्जर नहीं है तो भी फ़ोन किसी का काम का नहीं, अगर चार्जर है फ़ोन नहीं है तो भी किसी का काम का नहीं, है ना। तो ये चीज़ हो गई, इन्हें क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। ठीक है, यानी कि अगर हमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल हम बताएं, इट मीन्स व्हेन इनकम राइजेज डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल्सो राइजेज। जैसे एग्जांपल ले लें, नॉर्मल गुड्स को आप ब्रांडेड गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरी इनकम बढ़ी तो हम जाहिर सी बात है ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करेंगे, है ना। अभी तक हम लोकल सामान ले रहे थे, तो जब हमारी इनकम बढ़ती है और हम इनकम बढ़ने के बाद एक अच्छे गुड्स यानी कि थोड़े महंगे गुड्स परचेज करना शुरू कर देते हैं इनकम की वजह से, इनकम की बढ़ने की वजह से, तो उसे हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। इन्फीरियर गुड्स चीप गुड्स बोलेंगे, जो सस्ते मस्ते हम लोग ले लेते हैं सामान। ठीक है, अगर मेरी इतनी अच्छी इनकम नहीं है तो हम जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, या हम कम क्वालिटी वाले गुड्स परचेज करेंगे, है ना। तो जब इनकम कम है और उस हिसाब से हम अगर कम क्वालिटी वाले गुड्स परचेज करें तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर गुड्स। एग्जाम्पल सबसे अच्छा दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम ज्वेलरीज वगैरह ख़रीद पाएँ, तो हमने क्या किया, जो आर्टिफिशियल आती है हमने वो परचेज़ कर ली। ठीक, तो उसे आप क्या कहोगे, इन्फीरियर गुड्स। अब जब मेरी इनकम बढ़ गई, अब हम केपेबल हैं परचेज़ करने के लिए, तो अब हम सोने का सामान खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल गुड। ठीक है, आई होप ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने बताया था, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट रहें लेकिन डिमांड ऑफ अ गुड फॉल्स विद अ राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डिमांड फॉल हो जाएगी जब प्राइस बढ़ेगी। अब देखिए डिमांड शेड्यूल ये आपको दे रखा है, इस तरीके से टेबल है कि जब प्राइस 1 थी तो डिमांड 100 यूनिट्स कर रहे थे, जब प्राइस 2 रुपये हो गई तो अब हम 80 यूनिट्स से डिमांड कर रहे हैं, जब प्राइस 3 रुपये हो गई तो अब हम 60 रुपये कर रहे हैं, और जब प्राइस 4 रुपये हो गई तो अब हम 40 कर रहे हैं, और जब हम प्राइस 5 रुपये हो गई तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड 20 रुपये कर रहे हैं। तो यानी कि इतना समझ में आया आपको। ठीक, और उसी को जब हम ग्राफ में मेंशन कर रहे हैं, ये है हमारा पूरा ग्राफ, जब हम ग्राफ में दिखा रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, ये है हमारा पूरा डिमांड कर्व जो कि नेगेटिवली स्लोप करता है।
ठीक है, अपवर्ड से लेफ्टवर्ड तक, सॉरी लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, चेंजेस इन डिमांड। देयर आर टू टाइप्स। हमारे डिमांड में जो चेंजेस आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक होती है क्वांटिटी डिमांड और एक होता है सिर्फ डिमांड में चेंज आना, ठीक। अब क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है और डिमांड में चेंज क्या होता है ये देखते हैं। ज़रा इस ग्राफ के ज़रिए हम आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। एक मिनट, ये एक ग्राफ है, ठीक। इस ग्राफ पे ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ये डिमांड कर्व है, यहाँ पर हमारी क्या थी, प्राइस थी। ये प्राइस बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। ठीक, इतना टर्म समझिएगा। ये प्राइस बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है। अब हमें करना क्या है वो देखिए। यहाँ पे बोला गया जब प्राइस इतने पे थी तो क्वांटिटी इतनी थी। अब जब प्राइस इतनी हो गई यानी कि प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, है ना। जब प्राइस 1 हो गई यानी कि प्राइस वहाँ से यहाँ तक आ गई, गिर गई, तो क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, ठीक। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी। जब हम ए से बी की तरफ आते हैं या बी से ए की तरफ जाते हैं यानी कि हम डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब भी चेंजेस आ रहा है या मूवमेंट हो रहा है एक सेम डिमांड कर्व के ऊपर, ये एक ही डिमांड कर्व ही तो है, इसी डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आई होप ये टर्म समझ में आया होगा, ठीक। अब अगर इसमें एक चीज़ और, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस कम हुई और क्वांटिटी डिमांड क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो जब देखिएगा, जब आपकी ज़्यादा डिमांड हो, मोर डिमांड हो और लो प्राइस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, एक्सपेंशन, कि हमारी जो डिमांड है वो एक्सपैंड कर गई, ठीक, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब लेस प्राइस हो और लेस डिमांड हो और हायर प्राइस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हमारी प्राइस पहले मान लीजिए 50 रुपये थी यहाँ पे, और यहाँ पे अब कितनी हो गई, 30 रुपये हो गई। तो जब हम 50 से 30 की तरफ आए तो यहाँ पे हमारी प्राइस कम हो गई और हमारी डिमांड क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीज कर गई तो यानी कि हमारी डिमांड क्या हुई है, एक्सपैंड हुई ना, ठीक। लेकिन अब मान लेते हैं जब 30 रुपये से हम 50 रुपये के ऊपर पहुँच गए तो क्या हो रहा है, हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो हमारा ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा से कम होती है, क्वांटिटी डिमांड, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब हमारी क्वांटिटी डिमांड कम से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, जिसमें इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व बना है, ठीक है। ये डिमांड है, डिमांड कर्व ये है, ठीक। अब मान लेते हैं
ये डिमांड है। अब यहाँ पर हमारी प्राइस थी, ठीक, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक। अब हुआ क्या है, प्राइस वही है लेकिन हमारे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई है। क्या हो गई, डिमांड बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांड नहीं, डिमांड बढ़ी, प्राइस वही है, बस डिमांड इंक्रीज कर गई है, ठीक। तो जब हमारी टोटली डिमांड ही बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जब हमारी डिमांड ही शिफ्ट हो जाए और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, भाई जाहिर सी बात है आपकी डिमांड बढ़ी यानी कि आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उसी प्राइस की। तो जब आप सेम प्राइस की डिमांड बढ़ा रहे हो यानी कि डिमांड बढ़ा रहे, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं और प्राइस ना तो घटी है ना ही बढ़ी है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी डिमांड में चेंजेस आया है। किस में चेंजेस आया है, डिमांड में चेंजेस आया है। जब प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी में चेंजेस आए तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, और जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पर ये सिचुएशंस हो सकती हैं इनकम की, उससे मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई, तो इनकम जब बढ़ जाएगी तो हम सेम प्राइस वाले को की क्वांटिटी हम जितनी ले रहे थे उससे हम इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज कर गई यहाँ पे। तो जब डिमांड आगे बढ़ जाती है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई है। और जब हमारी इनकम की वजह से या किसी अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड कम हो जाए, प्राइस वही है, सेम प्राइस की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई, अब हम उतनी खरीदना नहीं चाहते हैं, तो तब वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आई होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे भी एक्सप्लेन किया गया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंज, मूवमेंट विल टेक प्लेस, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिमांड यहाँ ए पर था, अब ए प्राइस थी, ठीक, प्राइस कम हो गई तो हमारा जो डिमांड थी, हमारी जो क्वांटिटी थी वो बी पॉइंट पर आ गई, यानी कि हमारा एक्सपेंशन हुआ। जब हम ए टू बी गए तो हमारा एक्सपेंशन हुआ, जब हम ए टू सी गए तो हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यहीं पर अगर हम देखें कि हमारी डिमांड कर्व चल रही थी, लेकिन किसी और की वजह से, किसी अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके कारण क्या होते हैं, इसके रीजंस होते हैं इंक्रीज इन इनकम की वजह से, या हमारा टेस्ट या प्रेफरेंस बदल जाता है, ठीक है, या तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, या तो वो चीज़ हमें कम पसंद आने लगती है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस की वजह से हमारी डिमांड बदल जाती है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस गिर गई है या बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंजेस आता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, डिक्रीज होने की क्या वजह होती है, डिक्रीज इन इनकम, हमारी इनकम कम हो गई, ठीक, या हमारा टेस्ट जो है वो कम हो गया, या हमें पसंद नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो गई, ठीक। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से अब हमारा जो डिमांड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी में बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स टू द डिग्री रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। ये रेफर करता है कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है जो बदली है प्राइस की वजह से, तो उसमें कितना चेंजेस आया, कितने डिग्री चेंजेस आया है, ठीक है। जब ये एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। यानी कि क्या करना है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ठीक, इनटू डेल्टा। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंजेस इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी का मतलब होता है चेंजेस इन प्राइस। इससे आपको क्या कर देता है,
मल्टीप्लाई कर देना है। और ये जो प्राइस और ये जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है, ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी। और डेल्टा क्यू डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। आई होप ये टर्म आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के कुछ डिग्रीज होते हैं। और वो डिग्रियाँ क्या होती हैं, जब हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब कहा जाता है, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तब कहा जाता है जब प्राइस कांस्टेंट है, बस डिमांड में मतलब प्राइस बढ़ रही है और घट रही है लेकिन डिमांड में कोई भी चेंजेस ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी इज ज़ीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं यानी कि ज़ीरो है ये, ठीक है। और जब ऐसा हो उसे आप क्या कहोगे, इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या कहेंगे हम, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब कहा जाएगा, जब ऐसा हो कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है और घट रही है, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी पॉइंट पर है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड में हमारी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आता और इलास्टिक डिमांड में हमारे सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंजेस आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा रिलेटिव लिस्ट एक आता है हमारा, ये देखिए एक डिमांड वो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब वो बराबर होती है किसके, इक्वल टू वन, किसके बराबर होती है। ये तब होता है जब भाई जितनी प्राइस में चेंजेस आई उतना ही हमारे डिमांड में चेंजेस आई। जैसे मान लीजिए 5 रुपये का बिस्किट मिलता था तो हम 2 बिस्किट्स परचेज कर रहे थे, ठीक है। 5 रुपये प्राइस वाले जब जब बिस्किट्स की प्राइस 5 रुपये थी तब हम कितना परचेज कर रहे थे, 2 क्वांटिटी ले रहे थे। लेकिन अब जब प्राइस कितनी हो गई है, 10 रुपये हो गई है, तो अब हम कितना परचेज कर रहे हैं, अब हम लोग 4 परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जितना प्राइस में चेंजेस आया उतना ही डिमांड में भी चेंजेस आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी कि सेम प्राइस में चेंजेस आ रही है और तो सेम क्वांटिटी में भी चेंजेस आ रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 के बराबर है, ठीक। और आगे ये हो गया रिलेटिवली लेस इलास्टिक भी होता है और रिलेटिवली मोर इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो डिमांड कर्व क्या हो गई, डिमांड कर्व जो होती है वो थोड़ा इस तरीके से होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैली, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है, थोड़ा कम नीचे साइड रहती है। तो इसमें क्या रहता है कि प्राइस में भले चेंजेस जितना भी हो, ठीक है, प्राइस में चेंजेस हो रहा है लेकिन हमारी क्वांटिटी में क्या नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या बोला जाएगा कि प्राइस मान लीजिए बहुत ज़्यादा अंतर आ गया लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे हम कहेंगे कि प्राइस इज़ लेस इलास्टिक, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे अभी हमने बिस्किट का लिया था, तो मान लीजिए जब 5 रुपये का था, 5 रुपये से वो 10 रुपये प्राइस हो गई, ठीक। 5 रुपये से सॉरी उल्टा हमने बोल दिया था। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का एक बिस्किट लेते हैं, तो अब 10 रुपये के बिस्किट की प्राइस अब कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई, ठीक। अच्छा खासा डिफरेंस आया ना, 5 रुपये का डिफरेंस आया। तो इसमें अब हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होने लगी, क्वांटिटी डिमांड पहले जब 10 रुपये का था तो हम कितना खरीद रहे थे, जब 10 रुपये का था तब हम खरीद रहे थे 4, और अब जब 5 रुपये का हो गया तो हम कितना खरीद रहे हैं, सिर्फ 3, यानी कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी तो कम हुई ना, ज़्यादा चेंजेस तो आए नहीं। तो इसे क्या कहेंगे कि हमारा जो डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी है क्या, लेस देन इलास्टिक है, ठीक। मोर देन इलास्टिक हम तब कहेंगे कि प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस आया लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, ठीक। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक। आई होप ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं।
3 मेथड्स हैं, ठीक, जिसमें से आप लोगों में मेन है सिर्फ ज्योमेट्रिक पॉइंट और परसेंटेज पॉइंट, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड है नहीं। 3 मेथड्स चलते हैं जिसमें से मेनली क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज से, जिससे आप प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं और आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ये एक दूसरा मेथड है जिसमें हम एक्सपेंडिचर के ज़रिए पता करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होता है ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड। आई होप ये टर्म समझ में आया होगा। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुछ इस टाइप का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक, ये होता है, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, और डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस, डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100, ठीक। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 100 तो चला जाएगा ना, तो बचा क्या हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। आई होप ये टर्म समझ में आए होंगे आपको। ये है हमारा पूरा फॉर्मूला। तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।